हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस मैटर इन सराउंडिंग। केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर होगा और हाँ, साइंस की बुक का भी पहला चैप्टर ही है। तो बिना ज्यादा मैटर बनाए चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मैटर इन सराउंडिंग्स। ठीक है, तो चैप्टर है उसके अंदर दो शब्द हमें सबसे पहले देखने हैं जो कि यार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला है मैटर, दूसरा है सराउंडिंग। अब मैटर वो चीज है जिसके बारे में यार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चा बच्चा ये चीज जानता है यार कि मैटर का नाम लिया, अच्छा इट इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ओहो, ये बच्चा, हर बच्चा ये जो डेफिनेशन है ऐसे आराम से रट के बैठा हुआ है। इसके ऊपर ऐसा कोई बात करने की जरूरत नहीं है, पर बात आती है सराउंडिंग के ऊपर। अब सराउंडिंग ना साइंस की भाषा में बड़े अच्छे से मतलब बोल सकते हैं कि डिटेल में बता रखा होता है क्या होता है। तो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग रिफर्स टू एवरीथिंग विच इज आउटसाइड अ सिस्टम। अबे सिस्टम कौन है? मतलब तुमने बोला कि सराउंडिंग विच इज एवरीथिंग आउटसाइड सिस्टम। बट अरे सिस्टम नाम की चीज कौन सी वाला है? तो यार देखो, सिस्टम वो है जिसे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे यार अगर कोई सामने से जा रहा है, ठीक है, फिर तुमसे कोई इंसान बात कर रहा है तो तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और तुम्हारे लिए उसके अलावा हर जो दुनिया में चीज है वो क्या हो जाएगी? एक सराउंडिंग हो जाती है। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या है? समथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। एंड सिस्टम के अलावा जो कुछ भी यूनिवर्स में है वो सब यार सराउंडिंग होता है। वो सब क्या है? सराउंडिंग होता है। अगर मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कोई साइंटिस्ट अगर ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को, तो जो चीज ऑब्जर्व हो रही है वो सिस्टम है और जो चीज उसके बाहर है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो इस हेडिंग के अंदर दो शब्द है, मैटर जो कि हमारी सराउंडिंग में है, मतलब हमारे जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। ठीक है, हमारी सराउंडिंग में क्या क्या मैटर एग्जिस्ट करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं स्टडी ऑफ मैटर की बात करूं, देखो ऑब्वियसली बात है, साइंस का टॉपिक है तो मैटर जैसी साइंटिस्ट लोगों के सामने आया, साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करनी शुरू कर दी इसके ऊपर। क्या रे है क्या, मुझे इसके बारे में जानना है, क्यूरियोसिटी ह्यूमन नेचर है, राइट? तो अगर मैं स्टडी ऑफ मैटर की बात करूं तो पहला एस्पेक्ट आता है फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? हम छोटे मोटे फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे जिसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज डिड्यूस करेंगे। पहली लाइन पढ़ो जहां पे कह रहा है मैटर कंपोज ऑफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स जस्ट लाइक वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स। सो बेसिकली यार ये क्या कह रहा है कि मैटर जो है, एक मैटर, अगर हमारे पास कोई चीज है जो मैटर से बनी है तो उसके अंदर काफी सारे टाइनी पार्टिकल्स होंगे। मैटर पूरा एक बल्क नहीं है, एक ब्लॉक नहीं है। इट इज रादर देन कि एक ब्लॉक, बेसिकली उस ब्लॉक के अंदर काफी सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करेंगे, जो कि मैटर को कंपोज करते हैं। जस्ट लाइक यार एक वॉल है तो वो ब्रिक से बनी है, बिल्कुल वैसे ही मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना है। अब यार ये चीज मैंने एब्सर्डली कुछ तो बोलने दिया, यहाँ पे प्रूफ लेना पड़ेगा, तो प्रूफ हमारे पास नीचे गिवन है। प्रूफ क्या है इसका? बेसिकली कि एक बार ना हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे कंटेनर के अंदर, उसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, एंड व्हाट वी फाइनली गेट इज सॉल्टी वाटर। अच्छा जी, तुमने एक्सपेरिमेंट करके तो दिखा दिया, पर एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? मैं कैसे मान लूं? मेरे को तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहता है द सॉल्ट breaks into particles which get fit into the interparticle spaces of water particle। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि यार वाटर भी मैटर है, सॉल्ट भी मैटर है। ठीक है, तो हमने जब इसको मिक्स करा, ठीक है, तो वो क्या हो गया? मिक्स हो गया और हमें यार दिख भी नहीं रहा था, सॉल्ट जो था वो दिख भी नहीं रहा था अलग से, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है ना, वो ऐसा पूरा बल्क नहीं है, वो बेसिकली ब्रेक हो गया पार्टिकल्स के अंदर। और वाटर भी जो है ना, एक काइंड ऑफ एक ब्लॉक की तरह नहीं है कि ब्लॉक है उसके ऊपर हम सॉल्ट डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके अंदर स्पेसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, उनके बीच में स्पेसेस होगी जहां पे जाके जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो फिट हो जाएंगे। इन्हें हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस कहते हैं। ठीक है, वाटर के जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होंगे उनके बीच में जाके हमारे जो सॉल्ट पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? घुल मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जैसे मैंने नीचे डायग्राम दिखाने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली यहाँ पे तीन से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, तीन से कम हो सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर जा रही है कि जो मैंने यहाँ पे येलो से मार्क करे वो हमारे पास वाटर पार्टिकल्स हैं, और जो अंदर सॉल्ट है, ठीक है, उसको मैंने रेड से मार्क करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वाटर के बीच में, उसके बीच में जाके जो सॉल्ट पार्टिकल है वो जाके घुस गए, एंड इसलिए वो दिख भी नहीं रहे, और जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमें सॉल्टी वाटर टेस्ट आता है। ठीक है, सॉल्टी वाटर का टेस्ट आता है। सेकंड पोस्टुलेट जो हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया, उन्होंने बोला मैटर पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटे होते हैं मैटर का हर एक पार्टिकल। अब इसको कैसे मान ले? इसका एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे एक सैंड ग्रेन होता है पूरी एक हीप ऑफ सैंड के अंदर। मतलब अगर है मेरे पास जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो वहाँ पे एक हीप ऑफ सैंड होता है, मतलब बहुत सारी मिट्टी रेती जो होती है एक साथ पड़ी होती है। तो अगर तुम देखोगे यार बहुत बड़ी रेती, जिससे अगर तुम मैटर बोल सकते हो, तो अगर वो जो मैटर है उसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकल, ठीक है, सैंड का एक पार्टिकल होगा, ठीक है, जो एक दाना होता है सैंड का ग्रेन, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं टू द साइज ऑफ क्या, हमारे पास एक पूरा बहुत बड़ा बल्क मैटर का, और उसके अंदर वेरी वेरी स्मॉल हमारे पास पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल। बिल्कुल जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा सैंड का हीप होगा, उसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल हमारे पास सैंड का होगा, ग्रेन होगा बेसिकली सैंड का। अब इसके हम प्रूफ की बात करें तो देखो प्रूफ बड़ा आसान है इसका, अगेन बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमें बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है, वाटर लेंगे हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, यहाँ पे दिस इज वाटर, ठीक है, एंड वाटर के अंदर हम 1 से 2 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे। पहले पोटेशियम परमैंगनेट क्या है?
तो यार अभी तुम्हें इसको जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना जान लो कि ये पर्पल कलर का एक, ठीक है, चीज है, इनऑर्गेनिक सी चीज होती है पर्पल कलर की। एंड हम इसको वाटर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अबे ऑब्वियस चीज है, अगर तुम कोई पर्पल चीज वाटर के अंदर डालोगे तो व्हाट वुड बी द कलर ऑफ वाटर, ठीक है, पिंक, मतलब इसका पिंकिश पर्पल सा कलर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि पिंकिश पर्पल पर्पल सा हमारे पास कलर हो जाएगा, किसका? बताओ भाई, किसका कलर हो जाएगा? हमारा पिंकिश पर्पल सा कलर हो जाएगा पानी का, वंस वी मिक्स इट, ठीक है। जब जैसे ही हम इसको मिक्स कर देंगे, इसका कलर जो हो जाएगा पिंक, पिंक पर्पल सा सोल्यूशन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जितना भी सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम परमैंगनेट का, उसे मैं हाफ्स के अंदर बांट दूंगा, मतलब आधा एक गिलास में रख लिया, आधा दूसरे गिलास में डाल दिया, ठीक है, या फिर जो भी कंटेनर हमने लिया हमने आधा आधा कर दिया। अब जो हाफ कंटेनर था ना, उसके अंदर वापस मैंने जितना वो कंटेनर के अंदर वो है ऑलरेडी सोल्यूशन है, उतना ही मैंने उसके अंदर वाटर और डाल दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, उसके अंदर उतना ही वाटर डाल दिया। मतलब क्या है यहाँ पे क्या हुआ, एक बार मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल लेके दिखाया था। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 20 ग्राम लिया था, ठीक है, 20 ग्राम वाटर था यहाँ पे टोटल, ठीक है। ये जो सोल्यूशन बना वो भाई कितना, 20 ग्राम का था। मैंने बोला ऐसा करो, इसको ना दो पार्ट्स में बांट दो, 10 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम 10 ग्राम का, ठीक है। ये 10 ग्राम का एक था, और 10 ग्राम जो था ना, इसके अंदर मैंने क्या करा, 10 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया यहाँ पे। 10 ग्राम क्या करा मैंने, और वाटर ऐड कर दिया, ताकि ये वापस कितना का हो जाए, 20 ग्राम का हो जाए, ठीक है, वापस कितने का हो जाए, 20 ग्राम का हो जाए। और ये जो चीज है ना, मैंने बार बार रिपीट करी, मतलब वापस वाटर डाला, फिर उसको आधा कर दिया, फिर वापस उसके अंदर उतना ही 10 ग्राम वाटर डाल दिया, फिर वापस आधा कर दिया। और इसको मैं बार 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 ये जो प्रोसेस है इसे कर रहा था। इसे बेसिकली हम डाइल्यूशन टाइप की चीज बोल सकते हैं। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कंसेंट्रेशन, मतलब कितना है वो, ठीक है, मतलब कितना ज्यादा है गाढ़ापन, जैसे मतलब तुम कंपेयर कर सकते हो इसे कहीं ना कहीं गाढ़ेपन से। अगेन गाढ़ापन अलग होता है, डेंसिटी कहते हैं उसे, बट यहाँ पे कंपेरिजन के लिए मैं बोल रहा हूँ, गाढ़ापन से कंपेयर कर सकते हो। तो वो लोग उसकी कंसेंट्रेशन हम घटाए जा रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की हम कंसेंट्रेशन घटाए जा रहे हैं। और काफी बार जब हमने कर लिया ना इस एक्सपेरिमेंट को, तब भी यार हमें बहुत हेजी सा डल सा पिंक कलर स्टिल दिख रहा था, हेजी सा डल सा पिंक कलर हमें स्टिल दिख रहा था। वो जो एंड के अंदर सॉल्यूशन हमें बना, जब हम थक गए कि यार बस और नहीं डाल सकता मैं, बार बार इसी एक्सपेरिमेंट को कर करके मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो यार ये हेजी डल कलर देखने का मतलब क्या है, ये हेजी डल पिंक कलर देखने का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर ही आता है कि फॉर दिस मेनी डाइल्यूशन एंड स्टिल हैव अ पिंक कलर, ठीक है यार, हमारे पास इतनी सारी डाइल्यूशन करने के बाद भी तब भी यार एक डल पिंक कलर होने का मतलब है कि दे आर ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर दिस टू हैपन, ठीक है, मतलब यार बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए ये चीज होने के लिए, वरना यार हम ऑब्वियसली बात है हम इतने डाइल्यूशन के बाद नहीं देख पाते डल पिंक कलर को भी। एंड जब साइंटिस्ट लोगों ने अगर इसको कैलकुलेट करा तो दे कैलकुलेटेड कि यार कुछ ड्रॉप्स के अंदर ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्वियसली मैटर है, ठीक है, तो उसके अंदर मैटर के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ ड्रॉप्स के अंदर है। तो यही चीज हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई, एंड यही हमारे पास एक्सप्लेनेशन था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें इतने बार इतने डाइल्यूशन करने के बाद भी एक डल पिंक कलर देखने को मिला था। दिस कैन हैपन ओनली इफ, ओनली एंड ओनली इफ, कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स थे। इसको ना तुम ऐसे कुछ बोल सकते हो कि अगर तुम्हें पूरी दुनिया के हर एक स्टेट के अंदर एक इंसान को भेजना है, और स्टिल तुम चाहते हो कि एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ लोग तुम्हारे पास हर स्टेट के अंदर हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें एट इन द बिगिनिंग ही ओनली तुम्हें बहुत ज्यादा लोग लेने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर तुम दो तीन लोग ले लोगे और तुम बोलोगे हर स्टेट में बढ़ जाओ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। व्हाट यू हैव टू डू इज यार, तुम्हें मिलियंस के अंदर या फिर लैक्स के अंदर लोग लेने पड़ेंगे, और तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हर स्टेट के अंदर कम से कम 25 से 30 लोग तो जाए, ठीक है। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे हो रही है डाइल्यूशन होने के बाद, मतलब जब हम बढ़ रहे हैं तो डाइल्यूशन हो रहा है हमारा भी, ठीक है, हमारी कंसेंट्रेशन घट रही है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो KMnO4 के पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स है, जिसे हम KMnO4 भी बोलते हैं, बाद में पढ़ोगे तुम, वो जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स है वो भी बढ़ रहे हैं हर डाइल्यूशन के बाद। बट स्टिल हमें अगर हेजी ब्लू डल कलर दिख रहा है, हेजी डल पिंक कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास इतने डाइल्यूशन के बाद भी कुछ पार्टिकल्स तो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इससे प्रूव हो जाता है कि काफी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करने चाहिए कुछ ही ड्रॉप्स के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि हर एक पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा है। हर एक पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, ताकि यार वो इतने कम स्पेस के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल आ जाए, राइट। थर्ड ईयर हम देखते हैं, थर्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होने ही होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमेशा स्पेसेस जरूर रहेंगे। इसका रीजन कहीं ना कहीं फिजिक्स में छुपा होता है। 11 में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें आएगी काइनेटिक एनर्जी की, यार अगर तुम किसी दो पार्टिकल को बिल्कुल साथ में चिपका के रख दोगे तो वो फिजिक्स अलाउ ही नहीं करती। रीजन क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो करते हैं, तो दे नीड सम स्पेस, ठीक है, उनको खुद का एक स्पेस चाहिए होता है। तो इसी इसी के चलते यार हम बोल सकते हैं कि हर पार्टिकल के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस तो होगा ही होगा, बिल्कुल चिपके चिपके नहीं बैठ सकते, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर बिल्कुल चिपके चिपके नहीं बैठेंगे, कुछ हमेशा यार पार्टिकल स्पेसेस होते ही होते हैं। फोर्थ यार तुम देख सकते हो, पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब इधर उधर हिलते रहेंगे, जैसे मैंने अभी वाइब्रेशंस की बात करी। तो ये ज्यादा फिजिक्स फिजिक्स वाला कंसेप्ट बाद में समझ आएगा, पर केमिस्ट्री की बेस पे तुम ये चीज याद कर सकते हो
कि पार्टिकल्स आर ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, हमेशा यार मूव करते रहेंगे, हिलते मतलब रुकते नहीं है बिल्कुल यार। जो खराब खराब सा बच्चा होता है क्लास का, एक एक डेस्क पे रुकता नहीं, इधर से तो घूमता रहता है क्लास के अंदर, वही वैसे वाला यार ये बच्चा है, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट अगर मैं करूँ तो यार एक्सपेरिमेंट ये रहेगा कि इफ यू ऐड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन वाटर, मतलब अगर तुम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पानी में डाल दोगे तो यार, तो थोड़ा टाइम अगर तुम दोगे, अगर तुम उसको हिलाओ ना, शेक ना करो, तो मतलब अगर तुम इसको हिलाओ भी मत और मतलब कुछ इसको स्टर भी ना करो, तब भी यार तुम्हारे पास जो ब्लू कलर है वो कुछ टाइम बाद तुम्हें खुद ही देखने को मिल जाएगा। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रिजल्ट हमें क्या है, रिजल्ट क्या है, ये कहता है कि पार्टिकल्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी या फिर मूवमेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और ऑब्वियसली मूवमेंट्स के लिए काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है इट मीन उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एंड इट इंक्रीज विद टेम्परेचर ऑफ द मैटर, जो कि बेसिकली टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। ऑब्वियसली कहते हैं ना कि यार अगर कोई चीज मिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, कलर नहीं आ रहा है ढंग से, तो उसको हीट कर दो। जैसे हमारे पास वाटर एंड शुगर होता है, ठीक है, वाटर एंड शुगर होता है, तो अगर मुझे उसे मिक्स करना है तो मैं क्या करूंगा यार, पानी लूंगा, शुगर डालूंगा, उसको गैस ऑन करके उसको स्टर करूंगा, ठीक है। तो गैस ऑन होता है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिक्सिंग बेटर हो जाती है, ठीक है। दस पार्टिकल्स स्कैटर फास्टर इन हॉट वाटर। तो क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे में आ जाए कि यार विच वन वुड विच वन वुड शो ब्लू कलर फर्स्ट, कॉपर सल्फेट इन हॉट वाटर और कॉपर सल्फेट इन कोल्ड वाटर। ऑब्वियसली बात है हॉट वाटर के अंदर जल्दी होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब जल्दी ये क्या होंगे, पार्टिकल स्कैटर कर जाएंगे पूरे के पूरे जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर, rather than या कोल्ड वाटर के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा होगा, और तो हो उसमें भी जाएगा क्योंकि अगेन काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही होती है हर पार्टिकल के पास। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ पॉइंट होता है पार्टिकल्स हैव अट्रैक्शन। हर पार्टिकल के हर अगर कोई भी दो पार्टिकल में पेयर ले लूंगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन हमेशा देखने को मिल जाती है। तो इसका बेसिकली तुम ऐसे देख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर विल हैव डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये चीज भी यार तुम्हें ध्यान रखनी है कि अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होंगे उनके अंदर डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। एग्जांपल यार, क्या जो टीयर, अगर तुम पेपर को टीयर करना चाहोगे और अगर तुम स्टील को टीयर करना चाहोगे तो ऑब्वियसली यू कैन फील द डिफरेंस। क्या पेपर टीयर करना स्टिल आसान, एंड स्टील को टीयर करना तो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, राइट। मतलब हम नहीं कर सकते, पर यार जो मशीन होती है फोर्स लगा के कर पा रही होंगी। और इसका रीजन ये रहेगा कि वहाँ पे जो पार्टिकल की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है स्टील के अंदर वो मच मच हाई होगी एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस इन पेपर। पहले तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा यार एक और चीज यहाँ पे गौर फरमाने वाली है कि हमें फोर्स तो हमेशा ही लगानी पड़ती है, चाहे यार तुम पेपर को टीयर करो या किसी को भी टीयर करो, चाहे तुम कॉटन को थोड़ा पार्ट करने की कोशिश करोगे, तुम्हें हमेशा फोर्स लगानी पड़ेगी। और उसका सिर्फ यार एक ही रीजन है कि ये फोर्स लगानी पड़ती है, जो अंदर के अट्रैक्शन होते हैं उसे ओवरकम करने के लिए लगानी पड़ती है, ठीक है। अंदर के जो अट्रैक्शन होते हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए लगानी पड़ेगी, वरना तुम उनको अलग ही नहीं कर पाओगे, टीयर अपार्ट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट हमारे सामने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स का मतलब क्या होता है, कंडीशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली किसकी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम कंडीशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करें कि पार्टिकल्स की क्या कंडीशन होगी। जब पार्टिकल्स की कंडीशन चेंज होती है तो ऑब्वियसली बात है यार कि पार्टिकल्स अगर चेंज हो गए तो मैटर की स्टेट भी तो चेंज हो जाएगी, राइट, मैटर की कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम कंडीशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। मैं नीचे तुम्हें एक चार्ट दे दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और उसके अंदर मैं कुछ मार्किंग भी करूंगा उसके बारे में लिखा है यहाँ पे। बट सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में याद बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले आता है हमारे पास डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन अब क्या होता है, डिफ्यूजन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। मतलब अगर कोई चीज एक जगह पे ज्यादा है तो वहां से उसकी खुद की टेंडेंसी होती है कि यार वो लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है ना वहां पे खुद मूव करेगी, ठीक है। एंड पैसों के मामले में अलग चीज होती है, बट द पॉइंट इज साइंस यार यही चीज अलाउ करती है कि अगर हमारे पास कोई चीज अगर यहाँ पे ज्यादा कंसेंट्रेटेड है तो वहां से कंसेंट्रेशन कम होने की कोशिश होगी, और जहाँ पे कम है वहां पे हाई होने की कोशिश होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आता है परफ्यूम्स फ्रॉम शर्ट, ठीक है। जैसे यार जब तुम परफ्यूम लगाते हो अपनी शर्ट के ऊपर, किसी भी कपड़े के ऊपर जब तुम परफ्यूम लगाओगे तो जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है जो कि अगेन तुम्हें स्मेल देते हैं, जो कि अच्छी अच्छी स्मेल सुगंध देते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, जो सुगंध देते हैं तुम्हें, उन पार्टिकल्स की जो कंसेंट्रेशन है वो तुम्हारी शर्ट पे मच हाइयर है एज कम्पेयर टू जो आसपास के जो लोग हैं या फिर आसपास का जो एयर है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो परफ्यूम है वो तुम्हारी शर्ट से डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूज हो जाता है मतलब तुम्हारी शर्ट जो हाई कंसेंट्रेशन वाला एरिया वहां से मूव करके लोअर कंसेंट्रेशन दैट इज एयर के अंदर चल जाता है, और जिसकी वजह से लोग तुम्हारी जो खुशबू होती है उसे सूंघ पाते हैं। वरना अगर डिफ्यूजन ना होता तो फिर तो परफ्यूम लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि कोई सूंघ ही ना पाता, ठीक है, डिफ्यूजन ना होती तो। सेकंड आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉट चेंजिंग शेप इफ इवन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाइड करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, धक्का मारते हैं किसी चीज को, पुश पुल कुछ कर रहे होते हैं, तब भी अगर हमारे पास शेप की चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, शेप के अंदर चेंजेस नहीं आते तो हम उसे रिजिडिटी कहते हैं। जैसे यार मैं अपने हिंदी भाषा में बोल सकते हैं जिद्दीपन है, ठीक है, किसी चीज का जिद्दीपन है, क्या वो शेप चेंज नहीं करेगा, जिद्दी बच्चा है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल लेते हैं स्टोन के, जैसे अगर तुम स्टोन को यार फोर्स लगाओ, स्टोन को दबाने की कोशिश करो, या फिर अगर मैं ये मेरे ईयरफोन्स का डब्बा है तो अगर मैं इसको दबाने की कोशिश करूंगा तो ये इसको दबाऊंगा तो यार ये नहीं दबता, ठीक है। इसके ऐसा नहीं कि मैं इसको दबाऊंगा इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर यार तुम लिक्विड को दबाओगे या फिर हो सकता है तुम गैस को अगर दबाओ
तो गैस को दबाओगे तो उसका ऑब्वियसली क्या होगी, जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि गैस जो होती है रिजिड नहीं होती। अभी उसके बारे में नीचे बात करते हैं, बट रिजिडिटी का इवन मतलब क्या होता है कि बस ये टेंडेंसी है शेप ना चेंज करने की, ठीक है, टेंडेंसी है शेप ना चेंज करने की। कुछ लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी भी पढ़ लिया अगर, तो कंप्रेसिबिलिटी बस रिजिडिटी का उल्टा होता है, कंप्रेसिबिलिटी रिजिडिटी का उल्टा होता है, जो कि बेसिकली कहते हैं कि क्या टेंडेंसी है शेप चेंज करने की फोर्स अप्लाई होने में, मतलब कंप्रेसिबिलिटी एयर की बहुत ज्यादा होगी, सॉलिड की बहुत कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड जो रिजिडिटी होगी यार वो सॉलिड की बहुत ज्यादा होगी, गैस की काफी कम होगी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है स्टेट मतलब हमारे पास जो शेप है उसे चेंज करने की टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब फोर्स अप्लाई होगी उसके ऊपर। एंड फाइनली हमारे सामने ये टेबल आती है जिसके अंदर हम सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। तो यार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे रीजंस भी गिवन है, रीजंस तुम आराम से पढ़ सकते हो। मैं प्रॉपर्टीज काउंट करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, पहली चीज। ठीक है, लिक्विड्स की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, पर गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। दीन ईमान के पक्के और वॉल्यूम के बिल्कुल पक्के नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब यार इन शॉर्ट इनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और क्योंकि यार इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, वो काफी वीक है। ठीक है, तो स्कैटर होते रहते हैं लोग। ऑन द अदर हैंड सॉलिड और लिक्विड के अंदर, दोनों के अंदर वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी। एंड अगर अगर तुम बात करते हो यार कि मैं यहाँ पे ब्लू मतलब मार्क भी कर दूंगी किसके अंदर है गैस मोर देन, मतलब मैंने दो क्राइटेरिया बना देता हूँ। चलो बाद में ही करते हैं ये चीज, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। तो डिफ्यूजन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने अब डिफ्यूजन की बात करी थी कि वो स्कैटरिंग का एक फिनोमेना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है स्कैटर करना। और यार जिसके अंदर फोर्सेज जो होंगी, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज कम होंगी, वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्कैटर कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, किस क्लास के अंदर स्कैटर करना, किस क्लास के अंदर बंक मारना ज्यादा आसान होता है। कोई ऐसा टीचर है जो कि तुम्हें बिल्कुल पकड़ के रख रहा है, बिल्कुल यार ठीक है स्ट्रिक्ट सा टीचर है। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा टीचर है जिनको यार ध्यान ही नहीं है, या फिर कोई उसको ध्यान ही नहीं है कि यार बच्चा क्या कर रहा है, जान दो जहाँ जाना है, राइट। ऑब्वियस सी बात है जिसके अंदर ध्यान नहीं है बच्चे को जहाँ जाना है जान दो, वो वाले टीचर के अंदर बंक मारना काफी आसान होगा। तो भैया गैस भी भाई बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, जहाँ पे यार जो हमारे पास पार्टिकल फोर्सेस होते हैं वो काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से हाईली डिफ्यूजिबल होती है। ठीक है, हाईली डिफ्यूज कर जाती है, कहीं भी चली जाती है। एंड लिक्विड्स की बात करते हैं, जो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन है वो हाइयर देन सॉलिड्स है, हाइयर देन सॉलिड्स रहेगा, पर गैस सेकंड कम है। एंड अगर सॉलिड्स की बात करें तो भैया ये बहुत ही कम डिफ्यूज करते हैं, ऑलमोस्ट नॉन डिफ्यूजिबल टाइप की चीज होती है। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी जैसे रिजिडिटी का बिल्कुल उल्टा होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की नेग्लिजिबल है, और लिक्विड्स की भी नेग्लिजिबल है, बट गैस की काफी हाई है। गैस की क्या रहती है, हाई रहती है, जैसे मैंने पहले बताया था। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी अगर हम बात करें तो वेरी रिजिड होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं रिजिड होते हैं, लिक्विड्स होते हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं, बट अगेन गैस से कम होते हैं, गैस से ज्यादा होते हैं, सॉलिड से कम होते हैं। एंड गैस जो है बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती यार, वो बिल्कुल ही रैंडम से चलती रहती है। अगर हम फ्लो की बात करें तो सॉलिड्स होते हैं फ्लो नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लो। बट लिक्विड्स और गैस दोनों यार इजिली फ्लो कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पानी फ्लो करता है और एयर फ्लो करती है, पर गैस जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता। डेंसिटी, डेंसिटी यार हमारे पास ऑब्वियसली बात है सॉलिड्स की हाई होती है, क्योंकि यार ऑब्वियसली पकड़ के रखा है, स्ट्रिक्ट टीचर है यहाँ पे। लिक्विड्स के अंदर बिल्कुल मॉडरेट है, मतलब बहुत खड़ूस टीचर भी नहीं है पर बहुत अच्छा टीचर भी नहीं है। एंड गैस की बात करते हैं बिल्कुल ही लीनियंट टीचर है, जान दो जिसको जो जाना है, तो डेंसिटी काफी लो है। शेप की बात करते हैं तो शेप बेसिकली यार हमारे पास सॉलिड्स की डेफिनेट होती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं मेरा ये पेन उठा लूँ तो इसकी जो शेप है वो डेफिनेट है, शेप चेंज नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड जो लिक्विड्स है उनकी शेप चेंज होती रहती है, मतलब जिस कंटेनर में डालोगे तुम ग्लास में पानी पियोगे ग्लास की शेप ले लेगा, जग में डालोगे जबकि जग की शेप ले लेता है वाटर, राइट। तो बस लिक्विड्स की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। गैस, गैस है अगेन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई नहीं, ना शेप का पक्का है ना वॉल्यूम का पक्का है। ओके, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट गिवन टेम्परेचर, तो इसके ऊपर हम नीचे बात करते हैं अभी, इसके मैं आराम से इसके ऊपर बताऊंगा बातें। इंटर पार्टिकल स्पेसेस, तो यार हमारे पास इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होती हैं वो सॉलिड्स के अंदर लीस्ट होती हैं, अगेन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो पार्टिकल स्पेसेस कम हो जाएंगी। और लेसर ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर थोड़ा मतलब मॉडरेट सा टीचर है, एंड गैस के अंदर तो बिल्कुल लीनियर टीचर है, जिसको जहां जहां जाओ तो बहुत दूर दूर खड़े हैं बच्चे सब आराम। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल भैया स्ट्रिक्ट टीचर और मीडियम टीचर और बिल्कुल ही जिसको फर्क नहीं पड़ता टीचर, तो भाई वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेस स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाली आ जाती है। एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिल्कुल सेम चीज है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल काफी यार इसके अंदर डेफिनेट ज्योमेट्री के साथ होता है, पैक्ड इन डेफिनेट पैटर्न टू पोजेस अ डेफिनेट ज्योमेट्री। अगेन इसके अंदर 11th का 12th का पहला चैप्टर होता है सॉलिड्स, उसके ऊपर काफी ढंग से बात भी करते हैं 12th के अंदर। पैक्ड वीक इन कंपैरिजन टू सॉलिड, शेप नॉट फिक्स। ठीक है, तो यार काफी वीकली पैक्ड होता है, उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बिल्कुल चेंज होती रहती है अरेंजमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैक्ड वेरी पुअरली, मतलब पैकिंग तो होती नहीं बोल सकते। ठीक है, बिल्कुल पैकिंग नहीं होती, ऐसा लगता है कि मतलब कोई मतलब बस मार्केट से ले आया सामान और पैकेट का टूल से सामान, बिल्कुल वैसा वाला है यहाँ पे, क्योंकि यार कोई भी मतलब वो नहीं है, पैकिंग नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो
सॉलिड देखो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे पास अमेजोन का जब आपके प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम वाले पैकेजेस जब होते हैं तब जो आते हैं आपके पास बिल्कुल वैसे ही डिलीवरी हो रही है यहाँ पे। एंड जो लिक्विड वाला सीन है वो ऐसा है कि आप कोई जनरल साइट से मंगा रहे हो, अलीबाबा या फिर फ्लिपकार्ट यहाँ से मंगा रहे हो, तो जो रैंडम और नॉर्मल डिलीवरी होती है बिल्कुल वैसा हमारे पास पैकेजिंग हो रखी है। एंड अगर तुम्हें ये जानने का मन था कि यार कौन सा गैस मोर देन लिक्विड मोर देन सॉलिड वाला, तो सबसे पहले बताया तो है गैस मोर देन लिक्विड मोर देन सॉलिड वाले की अगर हम बात करें, इसको मैं ऐसे रेट से यार यहाँ पे वो कर दूंगा, ठीक है, रेट रेट से यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो गैस मोर देन लिक्विड मोर देन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन आएगा, ठीक है, पहला। दूसरा अगर कंप्रेसिबिलिटी ऑब्वियसली आ जाएगा। तीसरा अगर हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेसेस आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएगा। एंड हाँ बस ये चीजें जो है हमारे पास कौन सी आएंगी, हमारे पास आएंगी यार गैस मोर देन लिक्विड मोर देन सॉलिड, है ना। दूसरा एक और यहाँ पे केस ले लेते हैं, कौन सा केस लेंगे यार यहाँ पे। एक यार हमारे पास आएगा कि यार सॉलिड मोर देन लिक्विड मोर देन गैस वाला। तो यार यहाँ पे रेडिडिटी जो होगा वो सॉलिड मोर देन लिक्विड मोर देन गैस का होगा। डेंसिटी सॉलिड मोर देन लिक्विड मोर देन गैस की रहेगी। शेप की अगर हम बात करें तो सॉलिड मोर देन लिक्विड मोर देन गैस की रहेगी, अगर हम डेफिनेट शेप की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो अगेन वही वाला सीन। और इंटर पार्टिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो उनका भी बिल्कुल सेम सीन है। अरेंजमेंट की बात करें उनका भी बिल्कुल सेम सीन है, अगर हम डेफिनेटनेस ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो इन सब में सॉलिड लीड्स लिक्विड लीड गैस होता है। एंड वॉल्यूम तो सबको पता ही है, सॉलिड जो होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड से भी डेफिनेट वॉल्यूम, पर गैस जो है वो हमारे पास इनडेफिनेट वॉल्यूम शो कर रहे होते हैं। इसी के साथ आज के छोटा सा लेक्चर खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहे।